तो आज हम इक्विटी डेरिवेटिव्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं। हाँ, पिछले सत्रों में हमने फ्यूचर्स और ऑप्शंस का क्या समझा था, कि ये क्या होते हैं। लेकिन आज हम कैसे और क्यों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। मतलब असल में ट्रेडर्स, हेजर्स और जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इन शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल बाजार में आखिर करते कैसे हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। आज की हमारी जो चर्चा है वो NSIM की इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन वर्कबुक के अध्याय 5 पर ही आधारित है और इसे एक ट्रेडर के टूल किट की तरह सोचना चाहिए। टूल किट? हाँ, मतलब अब तक हमने हथौड़े और पेचकस के बारे में जाना है। आज हम सीखेंगे कि उनसे एक घर कैसे बनाया जाता है। अच्छा। यानी असल में जोखिम को मैनेज करने, बाजार की चाल पर दांव लगाने और कभी-कभी बाजार की छोटी-मोटी खामियों से फायदा उठाने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं। एक ट्रेडर का टूल किट, मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद आई। तो चलिए इस टूल किट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से औजार हैं और वे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत फ्यूचर्स से करते हैं। आमतौर पर जब लोग फ्यूचर्स के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि ये सिर्फ सट्टेबाजी है। स्पेक्यूलेशन। हाँ, स्पेक्यूलेशन, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी इस्तेमाल हेजिंग यानी जोखिम से बचाव के लिए होता है। ये एक तरह की बीमा पॉलिसी जैसा है ना। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, बीमा पॉलिसी। हेजिंग का जो मूल फंडा है वो यही है, भविष्य के लिए एक मूल्य तय कर लेना ताकि आप कीमतों के उतार चढ़ाव के टेंशन से मुक्त हो जाएं। सही है। चलिए इसका एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं जिसे हम शॉर्ट हेज कहते हैं। मान लीजिए आपके पास PQR लिमिटेड के 1200 शेयर्स हैं और आज उनकी कीमत है, समझ लीजिए, 1690 रुपए। और मुझे डर है कि अगले महीने जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तब तक इसकी कीमत गिर सकती है। एकदम सही। तो आप क्या करेंगे? आप आज ही PQR लिमिटेड का अगले महीने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 1706 रुपए पर बेच देंगे। अच्छा। तो इससे हुआ क्या? आपने अपनी बिक्री की कीमत लगभग तय कर ली है। अब अगर एक महीने बाद शेयर की कीमत सच में गिरकर 1440 रुपए हो भी जाती है, जो कि मेरा डर था। हाँ, तो आपको कैश मार्केट में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई फ्यूचर्स में हुए मुनाफे से हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं गलत हुआ और शेयर की कीमत 1690 से बढ़कर 1900 हो गई तो? मैंने तो फ्यूचर्स में 1706 रुपए पर बेचने का सौदा कर लिया था। तब तो मेरा नुकसान हो गया। ये एक बेहतरीन सवाल है और यही मतलब हेजिंग का सार है। आपने सुरक्षा खरीदने के लिए बड़े मुनाफे की संभावना को छोड़ दिया। ये एक ट्रेड ऑफ है। अच्छा, एक ट्रेड ऑफ। हाँ, आपको मन की शांति मिली कि कीमत एक स्तर से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो वो फायदा आपका नहीं होता। बीमा पॉलिसी में भी तो यही होता है ना। हाँ, समझ गया। तो ये तो हुई एक स्टॉक की बात, लेकिन मेरे जैसे किसी व्यक्ति का क्या जिसके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 15 अलग अलग स्टॉक हैं। क्या मुझे बाजार की गिरावट से बचने के लिए 15 अलग अलग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने बेचने होंगे? ये तो बहुत झंझट का काम लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पिक्चर में आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स और एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट जिसे बीटा कहते हैं। बीटा? हाँ, बीटा। बीटा बस यह मापता है कि आपका पोर्टफोलियो पूरे बाजार यानी निफ्टी या सेंसेक्स की तुलना में कितना ज्यादा या कम संवेदनशील है। अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा 1.3 है तो इसका सीधा मतलब है कि अगर निफ्टी 10% गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो औसतन 13% गिरेगा। ओ, तो ज्यादा बीटा मतलब ज्यादा जोखिम, लेकिन शायद ज्यादा रिटर्न की संभावना भी। बिल्कुल। तो स्रोत के उदाहरण के हिसाब से अगर किसी के पास 90 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है जिसका बीटा 1.3 है तो उसे 15 अलग अलग स्टॉक को हेज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो बस एक आसान से फॉर्मूले से ये पता लगा सकता है कि उसे अपने पूरे पोर्टफोलियो की जोखिम को बेअसर करने के लिए निफ्टी फ्यूचर्स के कितने कॉन्ट्रैक्ट बेचने होंगे। वाह, ये एक ही बीमा पॉलिसी से पूरे घर को सुरक्षित करने जैसा है। ये तो वाकई कमाल है। तो हेजिंग हमारी टूल किट की ढाल यानी शील्ड हो गई जो हमें नुकसान से बचाती है, कह सकते हैं। लेकिन इस टूल किट में हमला करने के लिए तलवार यानी स्वॉर्ड भी तो होगी। मेरा मतलब है पैसा कमाने के लिए। हाँ, और उस तलवार का नाम है लेवरेज। ये फ्यूचर्स की सबसे आकर्षक और शायद सबसे खतरनाक खासियत भी है। खतरनाक? हाँ, मान लीजिए आपको लगता है कि XYZ लिमिटेड का स्टॉक बढ़ेगा। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लें
या फिर आप XYZ लिमिटेड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद लें, जिसके लिए आपको शायद सिर्फ 1 लाख रुपए का मार्जिन देना होगा, लेकिन आपकी पोजीशन 5 लाख रुपए की ही होगी। मतलब कम पैसे लगाकर ज्यादा बड़ी बाजी खेलना। बिल्कुल। स्रोत के उदाहरण में शेयरों में सीधे निवेश करने पर 3.62% का रिटर्न मिला, वाह। लेकिन फ्यूचर्स के जरिए वही ट्रेड लेने पर 17.69% का रिटर्न मिला। 17%? हाँ, क्योंकि आपकी शुरुआती लागत बहुत कम थी। 17% रिटर्न, ये सुनने में इतना अच्छा लगता है कि यकीन नहीं होता। इसमें जरूर कोई बड़ा जोखिम छुपा होगा। अगर बाजार उल्टा चला गया तो क्या होगा? और यहीं पर ये तलवार दोनों तरफ से काटती है। अगर स्टॉक आपकी उम्मीद के खिलाफ किया तो आपका नुकसान भी उसी 5 गुना तेजी से होगा। ओह, आपका लगा हुआ 1 लाख रुपए बहुत जल्दी खत्म हो सकता है और शायद आपको और पैसे भी डालने पड़े। लिवरेज मुनाफे को बढ़ाता है तो नुकसान को भी कई गुना बढ़ा देता है, इसीलिए इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शंस पर आते हैं। मैंने सुना है कि अगर फ्यूचर शतरंज का खेल है तो ऑप्शंस 3D शतरंज है। हाँ, सही सुना है। यहाँ आप सिर्फ दिशा पर नहीं बल्कि समय और अस्थिरता पर भी दांव लगा सकते हैं। ये कैसे काम करता है? आपने बिल्कुल सही कहा। ऑप्शंस की खूबसूरती यही है कि ये आपको बहुत ही अनोखे तरीके से अपनी राय व्यक्त करने की आजादी देते हैं। चलिए, एक बहुत लोकप्रिय रणनीति से शुरू करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड। नाम तो बड़ा फैंसी है। काम बहुत सीधा है। मान लीजिए आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन आपको ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा तूफानी तेजी नहीं आएगी। ठीक है, एक सीमित तेजी। हाँ, सीमित तेजी। तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, मान लीजिए 17,500 की स्ट्राइक का। लेकिन साथ ही अपनी लागत कम करने के लिए आप एक ऊपर की स्ट्राइक, मान लीजिए 17,800 का कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। एक मिनट रुकिए, अगर मैं सिर्फ 17,500 का कॉल खरीदता हूं तो मेरा मुनाफा तो असीमित हो सकता है। तो मैं 17,800 का कॉल बेचकर अपने मुनाफे पर एक ढक्कन क्यों लगा रहा हूं? फिर से वही सवाल, ट्रेड ऑफ। आपने उस असीमित मुनाफे की संभावना को बेचकर अपनी जेब से लगने वाली लागत कम कर ली। अच्छा, देचियों में कॉल से जो प्रीमियम मिला उसने आपके खरीदे हुए कॉल की कीमत को कम कर दिया। स्रोत के उदाहरण में आपका अधिकतम नुकसान 124 रुपए पर और अधिकतम लाभ 176 रुपए पर सीमित हो जाता है। आपने एक सस्ता टिकट खरीदा, लेकिन ये टिकट आपको एक सीमित दूरी तक ही ले जाएगा। समझ गया। कम जोखिम, कम लागत, लेकिन सीमित मुनाफा। ये उन लोगों के लिए है जो संभल कर तेजी खेलना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या होगा अगर किसी को लगता है कि बाजार में कोई बड़ा तूफान आने वाला है, पर यह नहीं पता कि किस दिशा में? जैसे बजट के दिन या चुनाव के नतीजों से पहले, तब क्या? ये एक क्लासिक सिनेरियो है और इसके लिए एक शानदार रणनीति बनी है जिसे लॉन्ग स्ट्रैडल कहते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल? हाँ, यहाँ आप दिशा पर नहीं बल्कि अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी पर दांव लगा रहे हैं। वाह, मतलब मैं इस पर दांव लगा सकता हूं कि बाजार में हंगामा होने वाला है, भले ही मुझे ये न पता हो कि वो किस दिशा में होगा। ये तो कमाल की रणनीति है। इसमें करते क्या है? आप एक ही स्ट्राइक प्राइस का, मान लीजिए 17,500 का, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों खरीद लेते हैं। दोनों, कॉल भी और पुट भी? हाँ, दोनों। अब आपका अधिकतम नुकसान क्या है? बस वो प्रीमियम जो आपने इन दोनों को खरीदने के लिए चुकाया है। अच्छा। लेकिन अगर बाजार किसी भी दिशा में, चाहे ऊपर या नीचे, एक बड़ी छलांग लगाता है तो आपका मुनाफा असीमित हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि बाजार कहाँ जाएगा, लेकिन जहां भी जाएगा बहुत तेजी से जाएगा। और अगर बाजार कहीं नहीं गया, मतलब शांत रह गया, तो मेरा पूरा प्रीमियम डूब जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए जो व्यक्ति स्ट्रैडल बेचता है वो इसके ठीक विपरीत दाव लगा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बाजार शांत रहेगा, कोई बड़ी हलचल नहीं होगी, और अगर ऐसा होता है तो उसे प्रीमियम का पूरा फायदा मिलता है। अच्छा। और इसी का एक सस्ता वर्जन है लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल में आप अलग अलग, मतलब आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट खरीदते हैं। लागत कम होती है, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए बाजार को और भी ज्यादा हिलना पड़ता है। ये सब तो ट्रेडिंग की बात हुई। उन निवेशकों के लिए भी कुछ है जिनके पास पहले से ही शेयर पड़े हुए हैं। क्या वे अपने मौजूदा पोर्टफोलियो पर ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कुछ कर सकते हैं? हाँ, और ये बहुत ही व्यवहारिक रणनीतियां हैं। पहली है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल? ये अपने पास रखे शेयरों से अतिरिक्त आय कमाने का एक तरीका है। मान लीजिए आपके पास रिलायंस के 100 शेयर हैं।
आपसे थोड़ा ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। इससे मुझे तुरंत प्रीमियम के रूप में कुछ पैसे मिल गए। ये तो अच्छा है। हाँ, ये एक तरह से ऐसा है जैसे आपके पास एक घर है और आप उससे अतिरिक्त आय के लिए उसका एक कमरा किराए पर दे रहे हैं। हाँ, सही है। और आपकी खरीद की लागत प्रभावी रूप से कम हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? अगर रिलायंस का शेयर रॉकेट बन गया तो जिसने आपसे वो कॉल ऑप्शन खरीदा है वो उसे इस्तेमाल करेगा और आपको अपने शेयर उस स्ट्राइक प्राइस पर बेचने पड़ेंगे। आपको किराया तो मिला, लेकिन घर की कीमत में जो बड़ी बढ़ोतरी हुई उसका फायदा आप नहीं उठा पाए। इसीलिए इसे कवर्ड कॉल कहते हैं, क्योंकि आपके पास वो शेयर पहले से हैं। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में से सिंथेटिक शॉर्टपुट भी कहा गया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे ऐसे समझिए, जब आप अपने पास रखे शेयरों पर एक कॉल बेचते हैं तो आपके मुनाफे और नुकसान का जो ग्राफ, मतलब जो पे ऑफ प्रोफाइल बनता है, हाँ, वो ठीक वैसा ही दिखता है जैसा कि सीधे सीधे एक पुट ऑप्शन बेचने पर बनता है। ओह, से नकली या सिंथेटिक शॉर्ट पुट कहते हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरी रणनीति बीमा खरीदने जैसी है ना? हाँ, उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट। ये नाम से ही स्पष्ट है, ये आपके स्टॉक होल्डिंग्स के लिए एक बीमा खरीदने जैसा है। अच्छा। अगर आपको डर है कि आपका स्टॉक गिर सकता है तो आप एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। अगर स्टॉक की कीमत सच में गिरती है तो पुट ऑप्शन में हुआ मुनाफा आपके स्टॉक के नुकसान की भरपाई करेगा। आपका नीचे का जोखिम, मतलब डाउनसाइड रिस्क, सीमित हो जाता है। और अगर स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है तो आपका मुनाफा कमाने की संभावना बनी रहती है। बस आपको पुट ऑप्शन के प्रीमियम की लागत उठानी पड़ती है, जो आपके मुनाफे को थोड़ा कम कर देती है। मतलब ये बिल्कुल कार बीमा जैसा है। बिल्कुल, आप सुरक्षा के लिए हर साल एक प्रीमियम भरते हैं। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो वो प्रीमियम आपका खर्च है, लेकिन अगर होता है, ये समझने के लिए जरूरी है, जैसे कि पुट कॉल पैरिटी। हाँ, पुट कॉल पैरिटी एक तरह से ऑप्शंस की दुनिया का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम। हाँ, ये एक गणितीय समीकरण है जो एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी वाले कॉल और पुट ऑप्शन की कीमतों को स्टॉक की कीमत से जोड़ता है। अगर ये रिश्ता कभी भी टूटता है, मतलब कोई भी एक चीज अपनी सही कीमत से थोड़ी भी भटकती है, तो एक जोखिम मुक्त आर्बिट्रेज का मौका बन जाता है। और बड़े-बड़े खिलाड़ी और कंप्यूटर प्रोग्राम तुरंत उस मौके का फायदा उठाकर कीमतों को वापस संतुलन में ले आते हैं। बिल्कुल, यही सिद्धांत ऑप्शंस की कीमतों को अनुशासित और तर्कसंगत बनाए रखता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डेल्टा हेजिंग। डेल्टा हेजिंग? हाँ, ये हमें बताता है कि मार्केट मेकर्स, यानी जो लोग बाजार में लिक्विडिटी देते हैं और हर समय खरीदने बेचने को तैयार रहते हैं, वे अपने जोखिम का प्रबंधन कैसे करते हैं। अच्छा। जब वे आपको कोई ऑप्शन बेचते हैं तो वे खुद भी तो एक जोखिम ले रहे होते हैं। डेल्टा, जो हमने पहले भी चर्चा की है, ये मापता है कि स्टॉक की कीमत में ₹1 के बदलाव से ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी। सही। तो मार्केट मेकर्स एक डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाते हैं। मतलब अगर उन्होंने आपको एक कॉल ऑप्शन बेचा है जिसका डेल्टा 0.5 है, तो वे तुरंत उस स्टॉक के 50 शेयर खरीद लेंगे। ताकि बैलेंस बना रहे। हाँ, इससे अगर स्टॉक की कीमत थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो ऑप्शन में होने वाले नुकसान की भरपाई शेयरों में होने वाले मुनाफे से हो जाएगी। हालांकि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि डेल्टा बदलता रहता है, इसलिए उन्हें अपनी हेज को लगातार एडजस्ट करना पड़ता है। तो संक्षेप में देखें तो फ्यूचर्स और ऑप्शन सिर्फ सट्टेबाजी के उपकरण नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही परिष्कृत टूल किट हैं, जिनसे आप अपने जोखिम को बहुत सटीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आय उत्पन्न कर सकते हैं और अस्थिरता जैसे जटिल विचारों पर भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और इन सब ने जो एक धागा कॉमन है, वो है ट्रेड ऑफ का। हर रणनीति एक चुनाव है। आप क्या पाने के लिए क्या छोड़ने को तैयार है। एक बुल कॉल स्प्रेड में आप लागत कम करने के लिए असीमित लाभ छोड़ देते हैं। एक प्रोटेक्टिव पुट में आप सुरक्षा पाने के लिए प्रीमियम की लागत उठाते हैं। इन लाभ हानि प्रोफाइल को समझना ही इस खेल में महारत हासिल करने की कुंजी है। आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विचारणीय प्रश्न पर समाप्त करते हैं। स्रोत में बताया गया है कि सेबी ने ओपन इंटरेस्ट को मापने का एक नया तरीका पेश किया है, जो अब डेल्टा एडजस्टेड है। हाँ, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या गिनने से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। पहले एक बहुत दूर का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जिसका बाजार पर लगभग कोई असर नहीं है, और एक एट द मनी ऑप्शन जो बहुत संवेदनशील है,
दोनों को ओपन इंटरेस्ट में बराबर गिना जाता था। मतलब ये तो ऐसा था जैसे ये ऐसा था जैसे एक पैदल सिपाही और एक टैंक दोनों को सेना की ताकत में बराबर गिना जाए। और अब डेल्टा एडजस्टेड ओपन इंटरेस्ट हर कॉन्ट्रैक्ट को उसके डेल्टा के हिसाब से वजन देता है। मतलब टैंक को टैंक की तरह और सिपाही को सिपाही की तरह गिना जाता है। बिल्कुल, जिससे बाजार में वास्तविक दिशात्मक जोखिम की एक ज्यादा सटीक तस्वीर मिलती है। सही बात है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारे वित्तीय उपकरण और रणनीतियां अधिक जटिल होती जा रही हैं, बाजार व्यापी जोखिम को मापने और समझने के हमारे तरीकों को भी साथ साथ कैसे विकसित होना होगा। ये सिर्फ एक अकादमिक सवाल नहीं है, ये पूरे वित्तीय बाजार की स्थिरता के लिए केंद्रीय